हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली आ रहा है चंडीगढ़ टीजीटी के पेपर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टीजीटी में, चंडीगढ़ टीजीटी में, उनको जो है आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये जो आज का वीडियो है वो सॉल्यूशंस का दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। ओके देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, हमें बताना है कि इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, ये रहा हमारा पेन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि इनमें से किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चलिए 36 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए बच्चों, मैं एक बार ज़रा टाइम भी नोट कर लेती हूँ कि टाइम हो गया हमारा कितना, उस हिसाब से जो है लेंथ ऑफ वीडियो रखेंगे। चलिए 36 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए आपको ना बहुत अच्छे से हमेशा से ही पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब बात करेगा तो वो सीधे सीधे एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात कर रहा होगा। एक मोल जो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, और उतना ही आपके अंदर उतने ही मतलब एक मोल में ही, या कह लीजिए मॉलिक्यूलर वेट में ही आपके किसी भी मॉलिक्यूल के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को सबको पता ही होगा, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, पर फिर मैं बता देती हूँ 6.23 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे आपके एक मोल में प्रेजेंट होंगे और उन सब का वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ठीक है, ये एक बात कहते ही यहीं से क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए क्यों, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एवोगैड्रो नंबर। उन्होंने अपने को कितना पकड़ा है, वो 36 ग्राम वाटर। तो 36 ग्राम वाटर में कितने होंगे, 36/18 × Na, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Na, है ना, 2 टाइम्स ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखिएगा अभी। अब देखिए, अब चलते हैं इथाइल अल्कोहल की तरफ। ठीक है, कहाँ चलते हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, C2H5OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल होता है। मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 ग्राम। ठीक है, यानी कि 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल में, इथाइल यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, है ना। ठीक है, अभी के लिए ऐसा करते हैं, इसको सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ तो आ ही गया है, ये आपका 2 टाइम्स Na आ गया है। आगे देखिए, ऑप्शन बी के लिए देखते हैं। 46 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, C2H5OH का। 46 ही है ना, देख लेते हैं। 2 12 है तो 26 + 5 + 16 + 1, है ना। 26 और 16 तो सीधे सीधे आपके हो गए 42, है ना, इतना सही है ना। 45, 46, 47, 48, ये तो ज़्यादा हो गया, है ना। 12 दूनी 24, ओहो ये 24 है, ऐसे करना है। तो ये सबको जोड़ के क्या आ गया, 46 आ गया। 46 तो ठीक है। तो बच्चों 46 ग्राम ऑफ C2H5OH में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, Na मॉलिक्यूल्स हुए। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका आ गया Na। नेक्स्ट देखिए 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, 12 + 32 कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये 3 और 1 4, 48। ठीक है, सो 48 ग्राम ऑफ CO2, उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हुए, एवोगैड्रो नंबर हुए। 28 के पास कितना हो गया ये बताने हैं अपने को। क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना, 16 दूनी 32, 12, ओह कार्बन मोनोऑक्साइड बोला इन्होंने, ओह माय गॉश, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है भाई। चलो इसको भी साफ कर देते हैं, सब साफ सफाई से कर लेते हैं।
वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, एटलीस्ट कर लीजिएगा। कितनी करोगे? चलो 1.5 तो चला ही लेना, ठीक है ना। 1.5 तो चला ही लेना, उतना तो चाहिए होगी तुमको। तो बच्चों यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आ गया CO2 का 28। इसका मतलब क्या हुआ? 28 ग्राम ऑफ CO2 हैज Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये आप लोग खुद भी निकाल लोगे अब वैसे तो, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब शुरू कर दिया है बनाना वीडियो तो फिर कर ही देते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है बच्चों? N2O5, ठीक है। अब देखिए N2O5 का मोलिक्यूलर वेट 14 गुना 2 प्लस 16 गुना 5, ये 80 प्लस ये 28, कितना हो गया? 108 हो गया क्या? ठीक है, यानी कि 108 ग्राम ऑफ N2O5 हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके डन। 54 ग्राम ऑफ N2O5 हैव, तो 108 डिवाइड बाय नो, ये उल्टा हो गया मुझसे। मैथमेटिक्स में भी गलती हो जाती है कभी कभी, उल्टा हो गया ना, ठीक है। 54 डिवाइड बाय 108 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये 2 जा हो गया, इनके 1/2 Na। आप साफ साफ देख सकते हैं किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें 2 Na, इसमें Na, इसमें Na, इसमें हाफ Na। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? वाटर में। सो ऑप्शन A is the answer, students. Okay, let's get back to the other question. The alkaline metal which does not give flame. अल्कलाइन मेटल कौन सी हैं जो आपकी फ्लेम नहीं देती जलाने पे, ऐसे लपटें नहीं निकलती। फ्लेम मतलब ऐसे लपटें निकलना, ठीक है। तो उसमें से फ्लेम्स नहीं निकलती, वो होती हैं बच्चों आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम, दोनों ही होती हैं। बट उन्होंने ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया तो मैग्नीशियम को चूज करेंगे। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन एडिंग सॉलिड पोटाशियम साइनाइड, कहता है KCN को पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। KCN प्लस पानी, कहता बताओ pH के बारे में कुछ बता दो कुछ pH के बारे में। देखिए ये क्या है आपका CN नेगेटिव। पानी में क्या होते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। ये CN नेगेटिव किसको पकड़ लेगा? H पॉजिटिव को पकड़ लेगा, HCN बना लेगा वहाँ पे। एक वीक एसिड होता है ना, ये वीक एसिड होता है। बट सुंदरता क्या है इसकी कि OH नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव को खींचता जाएगा, OH नेगेटिव निकालता जाएगा। OH नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब कि OH नेगेटिव बढ़ते चले जाएंगे तो pH क्या कहेंगे हम लोग? इंक्रीज हो गया। pH क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुछ महान स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि मैम जो K पॉजिटिव निकला वो OH के साथ भी तो जा सकता है। हाँ जी, KOH बन सकता है। KOH क्या होता है? बेस ही तो होता है ना। तो बेस बढ़ता चला जा रहा है। बेस बढ़ने से क्या होगा? pH इंक्रीज होगा ना। चलिए, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। BCC लैटिस बन जाता है इसका विद एज लेंथ विद सेल एज A। सेल एज कितनी है? A है। द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इज। सोडियम एटम की रेडियस बता दो। सोडियम एटम की रेडियस इसमें बता दो, ठीक है। सोडियम मेटल है, सिर्फ कोई और मेटल तो है नहीं, यानी कि सब जगह जो है एटम्स जो होंगे वो उनकी रेडियस अगर हम हर एक की R माने तो BCC के केस में 4R इज इक्वल टू √3A आता होता है। तो R किसके बराबर आ जाएगा? √3A/4 के बराबर आ जाएगा। C इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रिएक्शन C2H4 को ऑक्सीजन के साथ जो है जलाया है, CO2 निकला, H2O निकला। द वैल्यू ऑफ, देखिए ये ΔH इज इक्वल टू ΔU प्लस ΔNGRT, ये वाला क्वेश्चन है। ये उन्होंने बोला
वैसे नॉर्मली ऐसे बोल देता है कि ये डेल्टा यू दे रहा हूँ, डेल्टा एच बता दो, तो और इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन जा रहा था, रिएक्शन दे देता है। बट उन्होंने कहा कि छोड़ो वो सब, इसका आंसर बता दो, किसका, इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी बोल देता बच्चों कई बार कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है डेल्टा एच होती है, और एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, डेल्टा यू होती है, ठीक है। ऐसे भी बोल देता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाय चांस इस बार के पेपर में उसने अगर ऐसे बोल दिया तो, ओके, ठीक है। तो बेसिकली हमें डेल्टा NgRT निकालना बच्चों, ठीक है। डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स में, गैसियस मोल्स में कितना चेंज आया। तो आपको लिखना कैसे होता है, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कौन से, गैसियस स्टेट वाले। प्रोडक्ट के में कितने हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, ये 3 और एक ये वाला रहा 4 इज इक्वल टू -2 हो गया। तो -2 इंटू आर कितना होता है, 8.314, ठीक है। पर अच्छा इसकी सुंदरता क्या है वो भी यहाँ देख लेते हैं साथ ही। इसकी सुंदरता क्या है कि 8.314 की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर इसकी यूनिट मोल होती है। इनटू में टेम्परेचर की यूनिट आपको केल्विन में रखनी है, 300 केल्विन। ये केल्विन से ही केल्विन चला गया, मोल से ये मोल चला गया, मोल इनवर्स से ही, ठीक है, मोल से मोल चला गया। आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये 6 इंटू 8.3 कर दो, 6 इंटू 8.3 कर दो। एक तो नेगेटिव में आएगी एनर्जी, नेगेटिव में देखिए ऑप्शन भी ना एक ही दे रखा है। और जब आप 3 इंटू 2 6 इंटू 8.314, इसका भी ये पॉइंट हटके यहाँ चला जाएगा, यहाँ, क्योंकि 100 है ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वो जो है 6 इंटू 831.4 ये बना देगा, ठीक है। तो ये 6 जो कि 24 होते हैं, ठीक है, 6 और 2 8 होते हैं, 18 और 18 ऊपर चला गया एक, तो 49 है ना। और क्योंकि ये आएगा आपका जूल्स में आंसर, 4988 समथिंग 4 इतना कुछ पॉइंट में ये आ जाएगा, इतना जूल्स में आएगा ये। पर उसने आपको किस में निकालने को बोला, किलो जूल्स में। तो जब आप इसको किलो जूल्स में चेंज करोगे तो -4.9 आएगा। और 4.9 पॉइंट के बाद जब भी 9 होता है तो एक पॉइंट आगे वाले में जोड़ सकते हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट -5 किलो जूल आ गया। और यही मैंने आपको अभी भी बोला कि नेगेटिव से ही पहचान लो, इतनी देर लगाने की जरूरत ही नहीं थी कि नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सारे ऑप्शन आपने कट कर देने थे। पर फिर भी देखिए आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप ये ना समझें कि जो है कैलकुलेशन नहीं करके दिखाया, ठीक है। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला है कि आपको चूज करना है, करेक्ट चॉइस करनी है आपको। H3PO3 और H3PO4 दे रखा है। देखिए H3PO3 कैसे बनता है, 3 ऑक्सीजन ऐसे बनती और ये हाइड्रोजन ऐसे लगा होता है, ठीक है, ओके। ये आपका दो आपके हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर सकता है, तो ये डाई बेसिक होता है, ठीक है। H3PO4 उसमें क्या होता है, देखिए ऐसे, तो आपको दिख रहा है 3 हाइड्रोजन OH से जुड़ी हुई है, तो ये ट्राई बेसिक होता है, ठीक है। ये डाई बेसिक होता है और ये ट्राई बेसिक होता है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इन्होंने वैसे ऐसे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट सबसे करेक्ट आप फिर भी H3PO3 के बारे में ही लगाएंगे। H3PO3 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट एकदम स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता है। H3PO4 को बोलो चाहे ना बोलो एक ही बात होती है, बट इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट और डाई बेसिक दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका
ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक होता है। उसमें हम क्या करते होते हैं, टेम्परेचर के बीच में और जो है आपका फेज के बीच में जो है हम वेपर प्रेशर के बीच में, आई एम सो सॉरी, फेज के बीच में नहीं, वेपर प्रेशर के बीच में जो है हम ग्राफ बना रहे होते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं कि आपका प्योर सॉल्वेंट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन? ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही होती है। फिर सॉल्यूशन को लेके आते हैं, उसका ग्राफ ऐसे बनता होता है ना। तो प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, दो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे आपके सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों के बीच में जो वो इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, इसकी बात चल रही होती है वहाँ पे। इक्विलिब्रियम में कौन होता है? लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात चल रही होती है, सोल्यूट की नहीं। सोल्यूट तो उसमें क्या कर रहा होता है, सारा का सारा बखेड़ा वही खड़ा कर रहा होता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, द डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर मोल पर एमएल। द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपके सॉल्यूशन की मोलालिटी आपको निकालनी है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है मोलारिटी। मोलारिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 2.05 मोल्स दे रखी है, किसकी? एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर लेना। ठीक है, चलिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब ऐसा दिया होता है ना, उसने डेंसिटी दी होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम मान लेते होते हैं कितना, 1 लीटर मान लेते होते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी उसने दे रखी है तो और पूछ क्या रखा है? मोलालिटी। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि ये सारा का सारा जो भी हम यहाँ पे अभी घमासान युद्ध मचाने वाले हैं कैलकुलेशन का, वो किस लिए मचा रहे हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, नहीं सॉरी लिख दिया मैंने वॉल्यूम, फिर से बताओ, वॉल्यूम नहीं, क्या आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा? मैं थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? इन केजी। इसलिए कर रहे हैं ये। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में से यहाँ से निकाल के सॉल्यूट का घटा के और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा बच्चों? आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? वेट बाय वॉल्यूम के। तो वेट किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। ठीक है, ठीक है जी। ये थोड़ा यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। इस टाइम पे आप फिर से अपनी वीडियो को आगे जो है बढ़ाते चले जाइए 10-10 सेकंड करके। ठीक है, यहाँ से ये भी मिटा रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा फिर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो 1.02, ये ग्राम पर ml है, पर हमने वॉल्यूम किस में लिया हुआ है? लीटर में। तो या तो इसको लीटर में चेंज करो, या तो इसको ml में चेंज करो। इसको ml में चेंज कर लेते हैं अभी। 1000 लीटर, सॉरी ml, है ना। तो ये ml से ml कैंसिल। वेट किस में आ गया? 1020 ग्राम आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय किसके बराबर होते हैं? सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ना।
देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। मोलारिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने? 2.05। अब देखिए बच्चों मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, उन्होंने खुद डेंसिटी हमें दिया हुआ था, तो हमने अपने इजीनेस के लिए क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, यानी कि ये वॉल्यूम, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ गए? डायरेक्टली 2.05 के बराबर आ गए। इसलिए मैं अभी वहां पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो कोई भी जो है वो कंफ्यूज ना हो कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो वो 2.05 के बराबर कैसे हो गए? समझ आ गया ना? इसको हमने 1 लीटर मान लिया है तो 1 हो गया ना, ठीक है, ओके डन। चलिए ये सारी की सारी बाकी की जो आपकी चेंजेस हैं वो हम कर लेंगे। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 12 + 3 + 12 + 32 + 1, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा 24 और 4 जो है वो 28 और 32 जो है वो सीधा सीधा आपका क्या आ गया? 60, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? 2.05 × 60। ये इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आए हैं। इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना, ओके। तो ये कितना आ गया? ये इसको हटा दो, डिवाइड बाय 100 लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6 दूनी 12 और ये डिवाइड बाय 3, तो 123 ग्राम आ गया। देखिए हमें मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1020 ग्राम माइनस 123, ठीक है। तो ये 1000 तो सीधे रह गए, 1007 एक जो है 997 तो सीधे रह गए, ठीक है। 100 काट दिया तो 897 ग्राम रह गया, आई थिंक ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब मैं ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको पूरे को जो है इरेज कर देती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, पूरे को इरेज कर रही हूँ मैं, ठीक है। हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल गई। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या? केजी में हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आया, किस में था? 897 ग्राम में आया था, ठीक है। इसको केजी में चेंज करोगे तो 0.897 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे? 2.05, वो तो है ही है, हमें पता ही था, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 0.897। अगर इतने में से भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पूरी एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप जब ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेटर से करके देख लिया है जब तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये 2.28 आ रहा है, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी इज द आंसर। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटेनॉल, कहते देखो ये रहा पीएच एम जी बी आर। पीएच क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता है, इसको पीएच कहते हैं। ये बेंजीन रिंग लगा रखी है MgBr के साथ। टर्शरी ब्यूटेनॉल क्या होता है? ये एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, ये होता है टर्शरी ब्यूटेनॉल। इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है। देखिए अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये आपको क्या रिएक्शन है? ये एल्कोहल की एसिड वाली रिएक्शन है, एसिड नेचर वाली। जब आपका एल्कोहल किसकी तरह काम करता है? एसिड की तरह काम करता है। तो ये H पॉजिटिव
दे देता है, और यहाँ से जो है बेंजीन रिंग को H पॉजिटिव लगा के दे देता है, और खुद किसके साथ चले जाता है, CH3 O MgBr। ओके, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, बेंजीन रिंग मिल रही है, तो A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3 पॉजिटिव। देखिए अगर सिंपल Fe3 पॉजिटिव दे रखा है तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। 26 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, 3D में और 4s में। तो 18 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 तो s में चले गए, उनमें से 6 जो है वो d में चले गए। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला 3 पॉजिटिव भी है, यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दो, 2 तो s में से जाएंगे, 1 d में से जाएगा। ये लो, यस, ये देखिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन, डी में डब्बे कितने होते हैं डीजेनरेट, 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड भरे जाएंगे, अनपेयर्ड ही पूछा है। देखिए अगर वो इसके साथ ना मान लीजिए कोई आपको, मान लीजिए इसके साथ CN6 लगा के दे देता, तब आपके 5 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, है ना। उसने कोई लिगेंड लगा के ही नहीं दिया, कोई लिगेंड लगा के ही नहीं दिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधे सीधे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरो। अगर वो कोई लिगेंड लगा के दे देता तब आपको इस डी को स्प्लिट करना पड़ता, तो 3 डब्बे नीचे आते, 2 डब्बे ऊपर जाते, फिर आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, CN क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर कैसे बढ़ता, 1 2 3 4 और 5, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 आ जाता। वैसे वो तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, इसमें तो दे ही नहीं सकता ना क्योंकि। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, कहते हैं जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो कौन से वाला। अमाइनो एसिड्स क्या होता है बच्चों, एक के बीच में कार्बन लगा होता है, उसके साथ एक COH लगा होता है, और एक NH2 ग्रुप एकदम फिक्स होता है, एक हाइड्रोजन भी फिक्स ही होता है, और एक R ग्रुप लगा होता है। तो सबसे सिंपल कब होता है, जब ये R ग्रुप H होता है, वो ग्लाइसिन के मामले में होता है। ठीक है, वो किसके मामले में होता है, ग्लाइसिन के मामले में होता है। बाकी के मामले में इनके केस में क्या रहता है, जो है चेन जुड़ी रहती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लुसीन के मामले में मैं आपको बता देती हूँ, लुसीन में क्या होता है, लुसीन में आपकी ये ऐसे चेन जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही वेलाइन में भी यहाँ पे ऐसे जो है ये जुड़ा होता है। एलिनिन में भी एलिनिन में भी यहाँ पे ऐसे CH3 जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल कौन हुआ आपका, सबसे सिंपल कौन हुआ बच्चों, आपका ग्लाइसिन हुआ। बी इज द आंसर। बेंजोइल पेरोक्साइड, कहता है बेंजोइल पेरोक्साइड को अगर मैं हीट कर दूं 80 डिग्री पे तो क्या बनेगा। देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड होता क्या है, दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ये आपको पॉलीमर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये पॉलीमर्स की रिएक्शन को शुरू करने में काम आता है। जैसे ही आप हीट करते हो इसको 80 डिग्री पे, ये ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज करता है, और यहाँ से क्या बनाता है, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता होता है, हमेशा रेडिकल बनता होता है। तो ये ऐसे रेडिकल बनता है, फिर ये फर्दर अलग अलग अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स से मिलके और उनको उनके पॉलीमर्स बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन ऑफ प्रोपेन इपोक्साइड, एसिड कैटेलाइज्ड। देखिए इसमें सुंदरता क्या है रिएक्शन की, उन्होंने बोला एसिड की फॉर्म में कैटेलाइज कर रहा, एसिड की प्रेजेंस में कैटेलाइज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन को ऐसे बदल भी सकता था, मैं दोनों फॉर्मेट में आपको दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। ठीक है, मिथाइल इस तरफ ही लगा लेते हैं, है ना, इस तरफ लगा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए ये। ठीक है, ये आपका मिथाइल ग्रुप। चलिए शुरू हो जाइए। उन्होंने बोला MEOH रख रहा हूँ, MEOH, ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये। देखिए MEOH के ऊपर ऐसे OH के ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा
ये इपॉक्साइड के या तो इस कार्बन पे करेगा या तो इस कार्बन पे करेगा, या तो इस पे करेगा या तो इस पे करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये रिंग खुल जाएगी। इपॉक्साइड में क्या होता है, रिंग स्ट्रेन होती है ना, तो खुल जाएगी। अब मामला क्या है कि उसने बोला H पॉजिटिव दे रहा हूं, मान लीजिए H पॉजिटिव नहीं दे रहा, फिर तो ऑक्सीजन को सीधे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल ऐसी जगह पे जाना चाहेगा जहां पे भीड़ भाड़ कम हो, इसलिए MeOH यहाँ अटैक करेगा और ये जो आपकी रिंग है ऐसे खुल जाएगी, ठीक है। ये Me ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव फिर फाइनली H पॉजिटिव लेके पानी से जो है, चलिए मैं पहले यहाँ पे ये अनायन ही लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे किसने अटैक कर दिया है, यहाँ पे OMe ने अटैक कर दिया है। ये फिर फाइनली यहाँ तक मेरी फोटो नहीं आ रही होगी ना, ठीक है। ये देखो, ये सुंदर सुंदर ऐसे बन गया, ठीक है, बन गया, डन। इसका नाम, अच्छा नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है, तो देखिए नाम में क्या ही रखा है, देखते हैं बना क्या है। ये बन गया, लेकिन उसने अपने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया पहले ही एसिड कैटालाइज्ड है। एसिड अगर होगा तो बाकी चीजें बाद में होगी, पहले एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगी कि ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बोलेगा कि ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर H लग जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिंग को खुलना है, रिंग जैसे चाहे इस तरफ से खुले चाहे इस तरफ से खुले, जहां से भी खुलेगी उस ही कार्बन पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। मान लीजिए यहां से खोला आपने रिंग को, इस तरफ से खोला, इस तरफ से खोला, मान लो रिंग को आपने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एकदम जो है आपको मास्टर्स लेवल की मिल रही है एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है। अब उस तरफ से खोलिए, अगर आप दूसरी तरफ से रिंग को खोलते हैं तो कार्बोकैटायन यहाँ बनता है। ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी, तो प्राइमरी को गोली मारो, बनेगा कौन, ये। अब MeOH आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए। मैं थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए 10 मिनट, सॉरी 10 सेकेंड, 10 मिनट मत बढ़ाइएगा, 10 सेकेंड के लिए बढ़ा लीजिए, ठीक है। आपने उस तरफ से रिंग को खोला दूसरी तरफ से, तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। इस पे MeOH अब अटैक करेगा, इस पे MeOH अब अटैक ऐदा कर देगा, ये यहाँ पे जाके अटैक हो गया, ये OH, ये Me और ये OMe, ठीक है। तो देखिए क्या कंपाउंड बना आपका, ये बन गया। Am I right और am I yes right? C is the answer, okay? तो ये इसका जो है एलेबोरेटेड पार्ट है, आप अपने पेपर के लिए इसको पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज दिस मच, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज, वो आपको पता करना है, ठीक है। देखिए T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके बराबर होता है बच्चों, T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके बराबर होता है, 0.693 डिवाइड बाई K, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने पूछा है टाइम, तो टाइम तो हम इससे निकालते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ से निकालते हैं ना, A0/A, ये एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेटेड ये एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालिए, K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 6.93, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं T इज इक्वल टू 1/K इंटू ln A0/A, ठीक है। 1/K इंटू 2.303 लोगेरिदम A0/A, ये आपका टाइम है। K वहाँ से ऊपर से हमने निकाल लिया, 1/10 है, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें पुट कर देते हैं,
इरेज ऑल करके मैं आपको पुट कर देती हूँ। तो t इज इक्वल टू 1/k 2.303 इंटू 2.303 लोगेरिदम a नॉट बाय ए नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन, ए मतलब जो बच गई है, उन्होंने बोला 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो ए बचा है पीछे, वो तो सिर्फ 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बचा है। 99 तो जा चुका है, यानी कि ए जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1% ऑफ ए नॉट है, यानी कि 1/100 इंटू ए नॉट है। बहुत सिंपल है ना। अब देखिए के को उन्होंने क्या बोला, के हमने कितना निकाला था 1/10, तो 1/k कितना आ गया बच्चों 10, तो यानी कि 1/k को सीधा 10 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.303 इंटू लोगेरिदम ए नॉट शुरू में आपकी कंसंट्रेशन थी, पीछे बच गई कितनी है 1%, यानी कि 1/100 बच गई है शुरुआत का। ये क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या होती है जो बच गई। उसने बोला 99% खत्म हो चुकी रिएक्शन, मतलब कंज्यूम हो गया 99%, तो पीछे बचा कितना 1% ही तो बचा, 1% ही तो बचा ना। 1% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का सिर्फ 1% बच गया, 99% जा चुका है। 1% मतलब 1/100 तो बच गया है, ठीक है। तो वही किया, ए नोट से ए नोट कैंसिल, यही तो ऐसे ही तो करते हो ना आप लोग, ठीक है। 10 इंटू 2.303 इंटू लोगरिदम ऑफ 100, लोगरिदम ऑफ 100 कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2 इंटू 2.303 इंटू 10, ठीक है। तो ये 2 3 6 2 2 4 4.6 इंटू 10, ये ऑलमोस्ट आपका 46.06 आ गया। सो सी इज द आंसर, ठीक है, सी इज द आंसर। ओके, इस तरीके से आ गया है आपका, ठीक है। चलिए करते हैं इसको ना। आपको अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन यही रहेगी। ऐसे जिन्होंने फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा हुआ उनके लिए बता देती हूँ। KT इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स, ऐसे पढ़ा होगा ना बहुत लोगों ने। तो A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, A इनिशियल कंसंट्रेशन है, माइनस में x कैसे करते होते हैं कि ये आपका A से B जा रहा है, शुरू में A था, ये 0 था, बाद में B जो है वो x बन गया, पीछे बचा कितना A माइनस एक्स, यही करते होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला 99% रिएक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई, 100 में से 99% रिएक्शन खत्म हो गई, यानी कि ये कितना बन गया आपका 99 बन गया है, पीछे कितना रह गया है, सिर्फ एक ही रह गया है, ठीक है। चलिए उससे मतलब नहीं है, यानी कि x क्या बन गया है 99% बन गया है। x कितना मतलब 99%, यानी कि 99/100 है ना x, तो a माइनस, अच्छा लिख रखा है मैंने, ऊपर लिख रखा है, ठीक है। देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको करवाया जा रहा है ना, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करनी है कि आपको ये कैसे करना है, कि आपका ये क्या बन गया बच्चों 99% बन चुका है, ठीक है, ln। तो ये बच गया कितना, इसको लोगरिदम ले लो और ऊपर ले जाओ, सॉरी LCM ले लो और ऊपर ले जाओ, A अपॉन 100, ये A कॉमन निकाल लो, ऐसे A कैंसिल कर दो, ऊपर बच गया 1, यहाँ पे LCM ले लो, 100 माइनस 99 डिवाइड बाय 100, यानी कि ये आपका आ गया 1%, सॉरी 1/100। मेरे को वही वाला तरीका एक्चुअली समझाते, जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों, तो मैं उसी तरीके से एक्चुअली बच्चों को याद करवाती हूँ। ये 100 ऊपर चला जाएगा, वो इजी तरीका रहता है, इसके कंपैरिजन में इजी तरीका रहता है वो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका आंसर नंबर सी जो है इसका लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, सिंपलेस्ट वाले, जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। सबसे सिंपलेस्ट वाला यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, पॉलीथीन, ऐसे होता है ना, CH2 ये यूनिट अपने आप को क्या करती जाती है बच्चों, रिपीट करती हुई चली जाती है। ये
रिपीट करती चली जाती है। रिपीट करने के लिए पॉलीथीन, बी ऑप्शन इज द आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक काम करते हैं, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो एक और आपको दे देते हैं, ठीक है, जिसमें बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं चक देते हैं फट्टे, है ना, कर लेना आप लोग, ठीक है। द नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन इज, देखिए चक देते हैं फट्टे, इसी में कर दो। ये पिरिडीन होता है बच्चों, ठीक है, ये पिरिडीन होता है। इसके लोन पेयर इसमें लोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि अलग से एक ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से पड़े हुए होते हैं। अब देखिए ये पाई बॉन्ड तो आप गिनते नहीं हो हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड ही गिनते हो। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और लोन पेयर ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो कितने जो है आपके ऑर्बिटल्स बन गई, 1 2 और 3 ऑर्बिटल्स कितनी बनी होगी, एक एस तो पक्का बनी होगी और 2 पी बनी होगी, तभी तो जो है आपकी 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आई होंगी, यानी कि sp2 इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता होता है, मोलारिटी पे, यानी कि जिनकी मोलारिटी सेम है। अब आप देखिए उन्होंने मोलारिटी सबकी सेम दी है, उफ़ो यहाँ पे m आएगा, उन्होंने मोलारिटी सबकी सेम दी है। 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर, सब कुछ 0.1 मोलर लिया है। आप कैसे पहचाने, तो देखिए अब आपको आयंस के बेसिस पे, आयटा जो होता है ना वॉन्ट हैव फैक्टर, उसके बेसिस पे पहचानना पड़ेगा कि वॉन्ट हैव फैक्टर जो होता है वो किसका सेम है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यूरिया जो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस बनेंगे, नहीं, यानी कि इसकी मोलारिटी सेम रहेगी, 0.1 मोलर ही रहेगी सॉल्यूशन में जाने के बाद भी। लेकिन NaCl को देखिए, मैं सब जरा एक बार इरेजॉल्व कर रही हूँ, आप लोग समझ तो गए हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आयंस यूरिया के नहीं बनते तो मोलारिटी कितनी रहेगी सॉल्यूशन में भी, 1 मोलर। लेकिन NaCl क्या करता है बच्चों, NaCl क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, 0.1 मोलर पूरा टूट जाता है, 0.1 मोलर ये बनेंगे, 0.1 मोलर ये बनेंगे। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद इसकी मोलारिटी कितनी दिखेगी आपको, 0.2 दिखेगी। क्यों, क्योंकि 2 आयंस बन गए उसके, ये तो वेंट हॉफ फैक्टर, इसीलिए तो वेंट हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था ना, ठीक है। डाले थे 10 मॉलिक्यूल NaCl के, लगेंगे कितने, 10 इसके 10 ये निकलेंगे, 10 Na पॉजिटिव निकलेंगे, 10 Cl नेगेटिव निकलेंगे, तो कितना लगेगा आप में कि 20 मॉलिक्यूल डाल दिए हैं, 20 आयंस घूम रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि इनकी मोलारिटी तो सेम दोनों की नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए CaNO3 नेगेटिव क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव देगा। और Na2SO4 में क्या मिलेगा, 2 Na पॉजिटिव मिलेंगे और एक SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। तो ये कितने आयन हो गए, 3, ये कितने आयन हो गए, 3, ठीक है। 0.1 मोलर लिया था तो 3 आयन्स उसमें बन गए, इनके 0.3 मोलर हो जाएगा। 0.1 मोलर लिया था, 3 आयन एक में से निकल रहे हैं, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 0.3 मोलैरिटी हो जाएगी, दोनों की सेम है। ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। सारे के सारे ऑप्शंस इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, ताकि आपको जो आपका ये टॉपिक हो, कोई भी जिस टॉपिक में से क्वेश्चन निकल के आया है वो टॉपिक भी आपको साथ के साथ तैयार हो जाए। आगे देखिए 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर MgCl2, 0.1 मैंने तो बता दिया, यूरिया तो 0.1 है तो 0.1 ही रहेगा सॉल्यूशन में जाने के बाद भी। लेकिन MgCl2 क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी कि 3 आयंस टूट जाएंगे एक Mg2 पॉजिटिव में से। 0.1 मोलर है तो कितनी मोलैरिटी लगेगी, 0.3 टाइम्स लगेगी ना। ऐसे ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, लेकिन NaCl टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, यानी कि इनकी भी मोलैरिटी सेम नहीं रहेगी। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH गिव्स, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कैनिंग-सारो नेम रिएक्शन दी हुई है बच्चों, उन्होंने कौन सी रिएक्शन दी हुई है,
कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कहती है? बेंजल्डिहाइड है ना, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कहती है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनकी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको रख दो मेरे पास, मैं NaOH में उसको मिला के एक को तो एसिड बना दूंगा, एक का तो एसिड बन जाएगा और एसिड आयन बनेगा बच्चों। ये एसिड पूरा नहीं बनाता वैसे, एसिड आयन बन जाता है इसका, ठीक है। अल्कोहल पूरा बनाता है, ठीक है। Na पॉजिटिव प्लस दूसरे का क्या बना दूंगा? अल्कोहल बना दूंगा। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया होता है प्रॉपर, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सी रिएक्शन है ये? कैनिज़ारो, कैनिज़ारो नेम रिएक्शन है, देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। बेंजाइल अल्कोहल नहीं, बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, हाँ ये सोडियम बेंजोएट है, यस। सोडियम फॉर्मेट नहीं, ये तो अल्कोहल है। सोडियम बेंजोएट एंड मिथाइल अल्कोहल, यस, सी इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, बेंजाइन इज जनरेटेड फ्रॉम, बेंजाइन कैसे बनता है कह रहा है, देखो ये यहाँ पे क्या लेते हैं, कोई भी हेलो बेंजीन लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन NaNH2 से करवाते होते हैं। ये NH2 नेगेटिव की फॉर्म में आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल के जाती है, इसको बाहर X को बाहर निकाल देती है। और देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, ये बहुत ही अनस्टेबल आपका इंटरमीडिएट बन जाता है, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। ये किस में बनाया है? NaNH2 में बनाया है, NaNH2। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, या फिर आपका बेंजीन इन सोडियम, बेंजीन नहीं, बेंजीन की रिएक्शन नहीं करनी है, किसकी करनी है? क्लोरोबेंजीन। मैंने बोला ना हेलो बेंजीन की रिएक्शन करेंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे, ए ऑप्शन। सोडामाइड, इसको सोडामाइड ही बोलेंगे। इन लिक्विड अमोनिया, यस, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लिखा रखा हो रहता है, क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया फिर बाद में यहाँ जाके अटैक करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लेके आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एनिलीन बनाता है, ठीक है, एनिलीन बनाने के काम आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन, बेंजीन के अंदर चेंज करने के लिए, ये आपका नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उसका चैप्टर के क्वेश्चन है ये, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट पे तो क्वेश्चन पूछता ही है, डाइजोनियम सॉल्ट इज इम्पॉर्टेंट। अभी अभी आप देख रहे हो इस पर इन्होंने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसमें भी, आई थिंक, ठीक है। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक्चुअली बच्चों आप Na2SN2O4 समथिंग ऐसे कोई मेटल होती है इससे, या हाइपोफॉस्फोरस से रिएक्शन करवा सकते हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से भी आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। H3PO2 होता है जो, ठीक है। सो सी इज द आंसर। वो क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन देते हैं और बेंजीन रिंग बना देते हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है, ठीक है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑर्गेनिक है बच्चों, ऑर्गेनिक आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हो जाती है। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली यानी कि कंप्रेस किया है उसको, क्या किया है? कंप्रेशन किया है। जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो यानी कि आप उसके मॉलिक्यूल्स पे को एनर्जी दे रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे हो यानी कि उसको एनर्जी दे रहे हो ना, प्रेशर लगा रहे हो उस पर, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हो यानी कि आप उसको एनर्जी तो दे रहे हो, लेकिन उसने बोला एडियाबेटिकली, एनर्जी जो भी दोगे वो एडियाबेटिकली दोगे, यानी कि एनर्जी, मान लीजिए ये डब्बा लिया आपने, ठीक है, एक डब्बे के अंदर गैस भरी, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन लगाया, फिर आपने उसको कंप्रेस करना शुरू किया, पर जो उसकी दीवारें हैं वो कैसे हैं? इंसुलेटिंग है, एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। अगर आप पे कोई एनर्जी लगाता है, मान लो आपको थप्पड़ मारता है, तो आपके बॉडी के जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है ना, बॉडी गर्म हो जाती है। उससे क्या, उसमें क्या करते हैं फिर, मान लीजिए एनवायरनमेंट में हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी छोड़ती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इंसुलेटिंग कपड़े पहन रखे हैं
तो क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कोई हमें एनर्जी देगा, तो अगर हम एनर्जी को बाहर आपकी जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है, इसको ऐसे फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप क्या करोगे। मान लीजिए आप घर में छोटे हैं, ठीक है, आपको कोई थप्पड़ मारता है, मम्मी या पापा, तो क्या होता है, आप छोटे भाई बहन को जाके पीटते हो, यानी कि आप वहां से आई हुई एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर करते हो। लेकिन अगर आप घर में सबसे ही छोटा, आपसे छोटा कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आपका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एनर्जी तो आपको दी गई बट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि एडियाबैटिकली आपको एनर्जी मिली। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एनर्जी ना बाहर जा सकती ना ही बाहर के एनवायरनमेंट की एनर्जी अंदर आ सकती। लेकिन आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आपने उसको एनर्जी दी, बट वो एनर्जी जो है वो आपकी हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में तो जा नहीं सकती, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी कहाँ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगी। सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की जो है वो बढ़ जाएगी। ए, टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये आपका अलाइलिक, ये आपका अलाइल है, ये आपकी अलाइलिक हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड पे ही लगी हुई ये आपकी विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये आपकी अलाइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सी होती है, CH3 CH2, ये हाइड्रोजन आपकी प्राइमरी हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन आपकी प्राइमरी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, ये अलाइलिक होती है, ये विनाइलिक होती है और ये प्राइमरी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, ओके डन। देख लेते हैं, मान लीजिए इसका रेडिकल बनाया आपने। देखिए रेडिकल यहाँ बनेगा हाइड्रोजन के जाने के बाद, ये क्या हो सकता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है ना। ये रेडिकल यहाँ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये क्या बन गया आपका, जो भी बन गया देख लीजिए। ठीक है, अलाइलिक वो रेडिकल ही है, बस क्या हुआ है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो इस कार्बन के ऊपर रेडिकल रहेगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो मान लीजिए CH3 CH2 यहाँ पे रेडिकल रहेगा। ये कार्बन आपकी sp3 कार्बन है, ये कार्बन आपकी sp2 कार्बन है। तो बताइए रेडिकल कहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, sp3 पे ज्यादा स्टेबल रहेगा ना। देखिए ये तो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, ये तो सबसे स्टेबल होगा। तो कौन से ऑप्शन ए और सी में से कोई हो सकता है। अब हमें विनाइलिक और प्राइमरी में से देखना है। विनाइलिक में रेडिकल किसके ऊपर है, sp2 कार्बन के ऊपर है, और आपका अलाइलिक में जो वो sp3 के ऊपर है। तो sp3 पे ज्यादा स्टेबल होगा ना। ठीक है, sp3 पे ज्यादा स्टेबल होगा sp2 की बजाय, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए हाइड्रोलिसिस करना है आपका। हाइड्रोलिसिस जब भी करना होता है मतलब हेलोजन को हटा के आपको OH लगाना होता है ना, उसको ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेन, पहले तो यानी कि 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो बोरोन लगा हुआ है तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3, ये H, ये CH3। चलिए आपको हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस जो है वो ऐसे करते होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये Br बाहर जाता है। ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है आपका। ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है तो बना देते हैं कार्बोकैटायन। ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन ही है। Br बाहर चला गया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब बच्चों से गलती क्या हो सकती है पेपर में, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो है क्वेश्चन दिया है। तो हाइड्रोलिसिस में पानी आके कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो आप क्या करोगे, सीधा इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर दोगे और यहाँ पे OH लगा दोगे ना। ये CH3
यहाँ पे CH3 ही है, ये हाइड्रोजन है, ये H, ये CH3 और ये OH, 2 ओल बन जाएगा, 2 ओल 3 मिथाइल 2 ओल 3 मिथाइल 2 ओल 3 मिथाइल 2 ओल, ऐसा लगेगा ये बना है, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बना है। ये पहले कार्बोकेटायन आपको पहले ये देखनी होती है कि कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या उसके और भी ज्यादा स्टेबल बनने की कोई चांसेस हैं, वो देख लेते हैं। हाँ है ना, अगर आप ये हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो, हाइड्रोजन ट्रांसफर H ट्रांसफर अगर कर दो तो क्या होगा बच्चों, कार्बोकेटायन आपकी नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन, ये लो, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3। अब ये जो है आपको पानी डलेगा इस पे, ठीक है। अब OH कहाँ आएगा, इस वाली कार्बन पे आएगा, तो आपको पहले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद आप यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, ठीक है, लगा दो और आगे बढ़ जाओ। मैं तब तक ये जो है पूरा कर देती हूँ, आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। कि ये कार्बोकेटायन बना था, यहाँ पे OH लगा दो, तो आपका 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 ओल ऐसे बनेगा ना नाम। लीस्ट नंबरिंग दोगे ना, 1 2 3 क्यों दोगे, अब 2 दोगे, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर टेकिंग प्लेस इन विजिबल एंड यूवी रीजन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है, तो उसमें एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए सिग्मा एनर्जी लेवल होता है, पाई बॉन्ड के लिए पाई एनर्जी लेवल होता है, नॉन बॉन्डिंग के लिए नॉन बॉन्डिंग होता है, फिर उसका एंटी बॉन्डिंग होता है, किसका, पाई का, फिर सिग्मा स्टार का एंटी बॉन्डिंग होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार एक होती है, पाई टू पाई स्टार दूसरी होती है, N टू पाई स्टार तीसरी होती है, और N टू सिग्मा स्टार चौथी होती है। 4 टाइप की होती हैं। डी इज द आंसर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आपका जो है अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ आपको दिखानी है। देखिए वैसे तो 3-4 तरीके से ये देखी जाती है, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से देखी जाती है, जैसे कि सॉल्वेशन हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट हो गया। प्लस आई इफेक्ट से आपको पता है, ये थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका टर्चरी अमीन हो गया, ये आपका सेकेंडरी अमीन हो गया, और ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के उससे देखें, प्लस आई इफेक्ट के उससे देखें तो सबसे ज़्यादा R इसके पास है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, तो इस पे ये लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ते ही वो क्या करेगा, डोनेट करना शुरू कर सकता है, डोनेट करना से शुरू कर सकता है इलेक्ट्रॉन। डोनेट करना अगर शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज़्यादा इजीली करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाले सबसे ज़्यादा जो है वो है फैक्टर्स हैं, सॉरी ग्रुप्स हैं। तो टर्चरी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी सबसे कम, और प्राइमरी तो सबसे कम, ठीक है। ये तो होता है प्लस आई इफेक्ट। एक होता है सॉल्वेशन, जो इनका भी सबका बाप होता है। सॉल्वेशन में क्या होता है, सॉल्वेशन मतलब पानी में, एक्वस में। इससे देखिए 2 हाइड्रोजन है इसके पास, पानी के 2 मॉलिक्यूल इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और एक इस लोन पेयर से कर सकता है एक मॉलिक्यूल, यानी कि प्राइमरी से कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है पानी की, इससे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और टर्चरी से तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ये एक्वस में ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड। ज़्यादा स्टेबल होगा तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकेगा, यानी घुल सकेगा तो यानी कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ उसके बढ़ा देगा। तो उस हिसाब से प्राइमरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी सबसे उससे कम, और टर्चरी उससे भी कम, ठीक है। फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आपके टर्चरी में है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ठीक से डोनेट नहीं कर पाएगा ना, तो यानी कि इसके हिसाब से तो आपका सबसे ज़्यादा प्राइमरी होना चाहिए।
फिर आपका सेकेंडरी और फिर आपका टर्चरी होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। ठीक है, लेकिन इन सब में ये सब कुछ जो है सीधे सीधे फॉलो ही नहीं होता, कहीं पे कोई रूल सॉल्वेशन जो है आपका क्या बोलते हैं डोमिनेट कर जाता है, और कहीं पे जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जब निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा आता है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा आता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर टर्चरी आता है। नॉर्मली इथाइल के केस में टर्चरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी और फिर सबसे कम प्राइमरी। ठीक है, इथाइल अगर ये आर इथाइल आ गया तो, लेकिन उन्होंने तो सीधा आर लिखा हुआ तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, हमने क्या बोला, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा। किस में बोला हुआ उन्होंने, बी ऑप्शन में, बस हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 तक ही हमारे क्वेश्चंस थे बच्चों। इसी के साथ हम ये सेशन जो है समाप्त करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमारा पेपर जो है पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं विद इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जितनी भी मिली है वो सारी की सारी काम आएगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि इसका एक्सप्लेनेशन टॉपिक के साथ और भी अच्छे से होना चाहिए ताकि टॉपिक थॉरली कवर हो सके, ऐसा कुछ भी आपकी डिमांड हो तो डू कॉमेंट इट। ओके, इसके अलावा बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.bansalacademy.com पे भी विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस के हम वहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आंसर कर रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग डिफरेंट फील्ड के लिए फ्री में जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो अवेलेबल आपके लिए हमने करवाया हुआ, उसको देख सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।